तो चलिए आज कर लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स से फिज़िक्स के लिए। तो वेक्टर्स के बिना आप फिज़िक्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पिछला टॉपिक रह गया था इस चैप्टर में, जो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स किया था, उसके बाद ये टॉपिक रह गया था, तो इसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। देखो वेक्टर्स का रेजोल्यूशन क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझो कि आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पॉइंट से किसी वेक्टर को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। मान लो ये फोर्स है F = 5 न्यूटन, और इस हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है थीटा। थीटा इज़ द एंगल जो ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो अब इस वेक्टर में दो कंपोनेंट्स होंगे इनके, मतलब कि इस वेक्टर को आप दो अलग अलग वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक वेक्टर को आप एक्स एक्सिस में बना सकते हैं और एक वेक्टर को आप वर्टिकली वाई एक्सिस में बना सकते हैं। तो किसी भी गिवन वेक्टर को आप दो एक्सिस में जब बनाते हैं तो इसे ही कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन थोड़ा देखिए, समझिए क्या हो, कैसे बनाते हैं इसको, किस तरह से आता है। एक ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ये एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का नाम दे दो OA एंड इस पॉइंट का नाम दे दो B। ठीक, ये आपको पता है ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है। आपको ये वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू, एक्स एक्सिस वाला वैल्यू। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यूज़ करेंगे एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, tan ऑफ थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थीटा एंगल, सो tan ऑफ थीटा = परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वैल्यू AB। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा, बट tan थीटा से ये रिजल्ट आएगा नहीं, हमें यूज़ करना पड़ेगा हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन है ना ये, तो cos थीटा यूज़ करना पड़ेगा हमें। cos ऑफ थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में बेस ये है OA और हाइपोटेनियस ये वाला है OB। तो देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, cos ऑफ थीटा = OA डिवाइडेड बाई OB विच इज़ 5 न्यूटन। तो OA का वैल्यू कितना आया है, 5 cos थीटा। कितना आया है, 5 cos थीटा। और ये OA क्या एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, बिल्कुल। तो ये कंपोनेंट कितना बन गया, 5 cos ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर आप ये कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ। तो आप ये वाला वैल्यू निकाल लो और पैरेलल शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स भी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस वेक्टर को निकाल करके यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दो। तो निकाल लेते हैं, साइन थीटा यूज़ करो। साइन ऑफ थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB और हाइपोटेनियस कितना है, अगेन 5। सो जो वैल्यू हमें मिल रहा है AB का वो है 5 ऑफ साइन थीटा, 5 ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू मिला 5 ऑफ साइन थीटा। तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी वाई एक्सिस में, ये भी वाई एक्सिस में, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो देखो हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं। वेक्टर 5 को रिजॉल्व करने पे हमें दो वेक्टर्स मिला। एक वेक्टर मिला हमें एक्स एक्सिस में और एक वेक्टर मिला हमें वाई एक्सिस में। एक बार आप वेक्टर को जब रिजॉल्व कर लेते हैं तो उस वेक्टर को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कंपोनेंट्स लिखो। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उस वेक्टर का, दैट इज़ 5 cos थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आया है दैट इज़ 5 sin थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट आया है 5 cos थीटा और एक कंपोनेंट आया है 5 sin थीटा। इसे कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम पूछें आपसे एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये 5 cos थीटा है, और y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर ये कितना है, तो आप बोलेंगे 5 ऑफ साइन थीटा। अब थीटा जो भी दिया हो गया हो उसे पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का। तो बेसिकली यही है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें कई अलग अलग तरह से क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं एग्जाम्स में, या स्कूल्स में पूछे जाते हैं, या किसी एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन तभी बन सकता है जब आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से
नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। बहुत क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपको क्लियर होगा और आप फटाफट आंसर करेंगे, बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह से आप कंपोनेंट्स निकालिएगा, वेक्टर निकालिएगा, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट, सब कुछ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। हॉरिजॉन्टल से एक वेक्टर दिया गया है हमें 10 न्यूटन का, ये फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स कितना एंगल पे है, मान कर चलो ये 30 डिग्री पे है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स हमें निकालने हैं, निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, ये जब भी एक शॉर्टकट, एक शॉर्ट ट्रिक समझो, एक शॉर्टकट समझो, बार बार वो डिराइव करना इज़ नॉट पॉसिबल। आप एक समझिए शॉर्टकट, जिस भी एंगल के थ्रू आपको निकालना हो, सपोज ये वेक्टर ए है ना, आपको जिस एंगल के थ्रू कंपोनेंट निकालना हो, जैसे ये थीटा है ना, थीटा है ये, तो थीटा जिस साइड से लगा हुआ होगा वो हमेशा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, हमेशा, ठीक है। जिधर भी थीटा होगा उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। दैट्स इट। अगर आपको इस तरह समझना है तो ऐसे समझिए, और अगर आपको डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन तो मैंने समझा ही दिया इससे पहले, आप वो भी कर सकते हैं। तो जिधर थीटा लगा हो उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर नहीं लगा हो उधर साइन कंपोनेंट। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए के बराबर, तो इसमें ए लगा दो, ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा, बस यही करना है। अब यहाँ देखो, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, ये मतलब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो 10 के साथ क्या लिखेंगे, 10 कॉस 30 डिग्री। 10 के साथ क्या लिखेंगे, 10 कॉस थीटा, मतलब 10 कॉस 30 डिग्री। और जिधर थीटा नहीं है उधर उसका साइन कंपोनेंट, 10 साइन 30। क्लियर, 10 कॉस 30, 10 साइन 30। अच्छा, कॉस 30 और साइन 30 का वैल्यू तो हमें पता होता है, साइन 30 इज़ 1/2, वैल्यू रख दो, 2 5 10, आंसर आ गया 5 न्यूटन वाई एक्सिस में। और इधर देखिए 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 5 10, आंसर 5√3 न्यूटन। क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। पहले समझो, पहले वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीखो, उसके बाद आप कुछ आगे कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए कि आपको एक और वेक्टर कुछ ऐसा दिया गया है और इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये वेक्टर है मान लो 20 न्यूटन का। तो आप इसको रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व किस तरह करेंगे, एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा और एक वाई कॉम्पोनेंट होगा। एक्स कॉम्पोनेंट में आप एंगल के साथ कॉस कॉम्पोनेंट लिखते हैं, एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट होता है, तो ये बन जाएगा 20 कॉस 60 डिग्रीज। 20 इंटू कॉस 60 इज़ 1/2, आंसर आ गया यहाँ पे 10 न्यूटन। इसी तरह से यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, इसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 20 ऑफ साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20 इंटू √3/2 विच इज़ इक्वल टू 10√3 न्यूटन। ठीक है, एक्स और वाई कॉम्पोनेंट में ब्रेक हो गया है ये। चलो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और अब आगे देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं। आप इसे रिजॉल्व कर चुके हैं एक्स और वाई में, तो इसे हटा दो। जो वेक्टर हमें पहले दिया गया था इसे हटा दो। एक्स कॉम्पोनेंट आप बना लो। एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, 5√3 न्यूटन है। वाई कॉम्पोनेंट बना लो। वाई कॉम्पोनेंट कितना है, 5 न्यूटन। 5√3 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो ये दो कॉम्पोनेंट्स आ गया। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। इस वेक्टर को लिखने का तरीका, ये जो वेक्टर है इसको लिखने का तरीका क्या है, सपोज करो कि हमारे पास ये जो वेक्टर है ये फोर्स है ना, न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स वेक्टर आप कैसे लिखेंगे, इस फोर्स का, इस वाले फोर्स का दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। एक कंपोनेंट है 5√3 और एक कंपोनेंट है 5। 5√3 एक्स एक्सिस में है और 5 वाई एक्सिस में है। सबसे पहले आप लिखेंगे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फिर प्लस करके आप लिखेंगे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना है, 5√3 न्यूटन। 5√3, ठीक है, न्यूटन बाद में लिखेंगे, 5√3। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं जे कैप।
ठीक है। आई कैप किस लिए? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन के लिए। वाई जे कैप किसके लिए? वाई एक्सिस के डायरेक्शन के लिए। तो 5√3 किस डायरेक्शन में है ये? एक्स एक्सिस में, तो इसके साथ लगा देना है आई कैप, फिर प्लस करके वाई एक्सिस में देखो फोर्स है 5 न्यूटन, तो 5 लगा के इसमें लगा देना है जे कैप, मतलब 5 किस में है? वाई एक्सिस में। तो ये हो गया कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। इससे ये समझ आ रहा है दैट 5√3 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस में है और 5 न्यूटन फोर्स वो वाई एक्सिस में है। क्लियर? इसी तरह से इस वेक्टर को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? इस ओरिजिनल वेक्टर को हटा दो, इसका कंपोनेंट बनाओ। एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन आ जाएगा, बिल्कुल सही, 10 न्यूटन आ जाएगा। दूसरा कंपोनेंट किसके अलॉन्ग आ जाएगा? वाई के अलॉन्ग कितना आ जाएगा? 10√3 न्यूटन। यहाँ 10 न्यूटन और ये 10√3 न्यूटन, ये भी तो फोर्स है ना, फोर्स का ही कंपोनेंट है। न्यूटन इसका ऐसा यूनिट होता है। तो फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस में फोर्स है और एक वाई एक्सिस में फोर्स दिया गया है। तो एक्स एक्सिस वाला फोर्स है 10 न्यूटन, तो यहाँ लिख देंगे 10, और एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख देंगे आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में जो फोर्स है दैट इज़ 10√3 न्यूटन, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख लेंगे जे कैप। जे कैप एंड आई कैप डायरेक्शन बता रहा है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में। अब ये पूरा का पूरा जो फोर्स था ये न्यूटन में था, तो बाहर यूनिट लगा दो न्यूटन, यहाँ पे बाहर यूनिट लगा दो न्यूटन। क्लियर है ये चीज़? समझ आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन मैं अभी आपको और दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करिए आप और बताइए कि वेक्टर फॉर्म किस तरह से इसका लिखेंगे। आपके पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में दैट इज़ 10 न्यूटन, और अब की बार यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया है, एंगल दिया गया है, वो वर्टिकल के साथ दिया गया है, वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया गया है। इसको रिजॉल्व करिए और इस फॉर्म में लिख कर दिखाइए। पॉज कर लीजिएगा वीडियो और बनाइएगा। बताइए। चलिए देखिए मैंने क्या कहा था, जिधर एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है, तो इस डायरेक्शन में एंगल है, इस तरफ एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट इस बार कॉस कंपोनेंट बन जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ 10 cos 30, और इधर तो एंगल है नहीं, तो इधर साइन कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30। फटाफट निकालिए, 10 × 1/2, 2 5 = 10, आंसर आ गया 5 न्यूटन। इधर देखो 10 × √3/2, आंसर आ गया 5√3 न्यूटन। तो इस बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 न्यूटन आया है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 5√3 न्यूटन आया है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? एक्स एक्सिस का फोर्स लिखेंगे और वाई एक्सिस का फोर्स लिखेंगे। एक्स एक्सिस का फोर्स कितना है? एक्स एक्सिस का फोर्स कितना है? 5 न्यूटन है, 5 आई कैप एक्स एक्सिस में, प्लस वाई एक्सिस का फोर्स 5√3 किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में, न्यूटन में है ये। तो इस तरह से हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। समझ आ गया है? क्लियर है? ठीक है, कुछ और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। सब कुछ इजी लगेगा अगर आप प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा तो। अदरवाइज़ अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं रहेगा फिजिक्स में तो आप आगे कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। ये मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक है, वेक्टर्स जो मैं आपको करा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन करा चुका हूँ मैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रोजेक्टाइल का इंपॉर्टेंट केसेस, डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड सब कुछ वो करा दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइएगा फटाफट। इधर एक फोर्स लग रहा है दैट इज लेट अस सपोज ये फोर्स है 10 न्यूटन का। ओके, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और ये एंगल है 37 डिग्रीज एंड दिस एंगल इज 53 डिग्रीज। कुछ वैल्यूज़ आपको याद करना पड़ेगा इसे रिजॉल्व करने के लिए। आपको इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, एक वेक्टर 10 न्यूटन है, एक वेक्टर 20 न्यूटन है। तो इसको आप अलग से रिजॉल्व करेंगे, इसे आप अलग से रिजॉल्व करेंगे, बट 37 का वैल्यूज़ क्या होगा वो समझ लीजिए। देखो आप 10th क्लास से 9th क्लास से एक स्पेशल ट्राइंगल पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3 4
5, ये एक स्पेशल ट्राइंगल है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं 3 4 5 को। तो इसमें एक स्पेशल एंगल होता है, ये तो एंगल 90 डिग्री होता है, ये सबको पता है। 3 के अपोजिट में जो एंगल होता है दैट इज़ 37, और 4 के अपोजिट जो एंगल होता है दिस इज़ 53 डिग्रीज। अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालिए। साइन ऑफ 37 डिग्रीज, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5। ये वैल्यूज़ बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। साइन 37 3/5। फिर आप निकालिए कॉस ऑफ 37 निकालिए। कॉस 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज़ इक्वल टू 4/5। ठीक है, यहाँ से आप tan 37 भी निकाल लो। tan 37 होता है साइन बाई कॉस, मतलब 3/4। ये वैल्यूज़ आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्योंकि कई बार आप जब अच्छे क्वेश्चन से अच्छे बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से एंगल्स आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप समझिए यहाँ पे साइन ऑफ 53 डिग्रीज आप निकालना चाहते हैं तो अगेन साइन 53 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इस बार 4 है तो आंसर हो जाएगा 4/5। कॉस ऑफ 53 डिग्रीज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए बेस हो जाएगा 3/5 एंड tan ऑफ 53 डिग्रीज ये हो जाएगा 4/5। तो इन वैल्यूज़ को आप इसी तरह से याद करना है आपको, ऐसे ही याद करके रखो इसको। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, tan 37 3/4। तो ये सारे वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग वेक्टर्स को देखना पड़ेगा, एक साथ देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले वेक्टर्स को पहले रिजॉल्व करते हैं। ऊपर वाले वेक्टर को 10 न्यूटन को, तो 10 न्यूटन का ये वाला कॉम्पोनेंट पहले बताओ, ये कॉम्पोनेंट 10 न्यूटन का कितना होगा। इसमें एंगल लगा हुआ है ना, एंगल के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये एंगल लगा हुआ है और इसके साथ वाला कॉम्पोनेंट, तो ये बन जाएगा 10 ऑफ कॉस 37 डिग्रीज, 10 ऑफ कॉस 37 डिग्रीज। इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 10 इंटू कॉस 37 मैंने अभी आपको बताया 4/5 होता है, देखिए वैल्यू। यहाँ से 5 2 10 कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 8 न्यूटन। एक्स एक्सिस में इस वाले वेक्टर का कॉम्पोनेंट आया है 8 न्यूटन। इसी तरह से इसी वेक्टर का वाई एक्सिस में कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 ऑफ साइन 37 डिग्रीज। 10 मल्टीप्लाइड बाई साइन 37 होगा 3/5, 5 2 10, आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन। आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो कवर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। 10 न्यूटन का 2 कॉम्पोनेंट्स हो चुका है। इसको यहाँ पे लिख लीजिए। इस वाले फोर्स को F1 मान लो आप, F1। तो F1 के लिए आप किस तरह से लिखेंगे, वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F इन x एक्सिस प्लस वेक्टर F इन y एक्सिस। बताइए F1 के लिए वेक्टर F x एक्सिस में कितना आया है, 8 न्यूटन आया है, सो 8 आई कैप लिखेंगे, प्लस y एक्सिस में इस वेक्टर का कंपोनेंट आया है 6 न्यूटन, तो ये लिखेंगे 6 j कैप। क्लियर। चलो नेक्स्ट ये नीचे वाला वेक्टर को करते हैं, नीचे वाले वेक्टर को करेंगे। नाउ इस वेक्टर का भी 2 कंपोनेंट्स हमें मिलेगा, एक कंपोनेंट तो मिलेगा x के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट हमें मिलेगा y के अलॉन्ग। जो x के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा उसमें एंगल है 53 डिग्रीज, तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट होता है, सो ये बन जाएगा 20 ऑफ cos 53 डिग्रीज। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई cos 53 का वैल्यू देखिए वहाँ पे 3/5 है, 3/5, 5 4 20, आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन। इसी तरह से ये कंपोनेंट आ जाएगा साइन कंपोनेंट, ये बन जाएगा 20 साइन 53। सॉल्व करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन 53 इज़, देखिए वहाँ पे साइन 53 इज़ 4/5, 5 4 20, आंसर आएगा 16 न्यूटन। आंसर आएगा 16 न्यूटन। तो इस फोर्स को अब रिजॉल्व कर लो, इस वाले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। इस फोर्स को मान लेते हैं ये F2 फोर्स है, F2। सो F2 वेक्टर कैसे निकलेगा, F2 वेक्टर निकलेगा जब आप इनका कंपोनेंट का वेक्टर सम लोगे, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा x एक्सिस में और एक कंपोनेंट हो जाएगा y एक्सिस में। ठीक है, x एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो कितना है, दैट इज़ 12, सो लिखेंगे यहाँ पे 12 आई कैप, प्लस y कंपोनेंट वाला वेक्टर कितना है 16, सो यहाँ लिखेंगे 16 j कैप। तो हमारे पास कंपोनेंट्स आ गया। अब आप चाहो तो ये दोनों फोर्सेस को हटा दो, केवल कंपोनेंट के फॉर्म में देखिए इसको, केवल कंपोनेंट के फॉर्म में देखिए। देखिए ये हटाने के बाद आपको कंपोनेंट मिलेगा। इस डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स हैं, एक 12 न्यूटन का, एक 8 न्यूटन का। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है 6 न्यूटन का, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर है
16 न्यूटन का। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देखिए, समझिए, ये जो वाई एक्सिस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे आप प्लस के प्लेस पे आप लिख देंगे माइनस, यहाँ प्लस रहने दो, यहाँ प्लस रहने दो, ठीक है, बट ये वेक्टर को साइन के साथ अगर आप लिखेंगे तो माइनस लगा कर लिखेंगे, तब पता चलेगा दैट ये देखो ये आया कैसे, पहले ये समझ लो, ये प्लस है। अब ये जो वाई एक्सिस है जिसे हम जे कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव ऑफ जे कैप। अब यहाँ देखो ये बन जाएगा 12 आई कैप प्लस माइनस माइनस ऑफ 16 जे कैप। तो कुछ इस तरह से हम वेक्टर्स को लिखते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे या इन दोनों वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा उसमें।